हेलो बच्चों, क्लास 11th। तो लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट की सारी टर्म्स कर ली थी। ओके, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, या फिर इम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो परसेंटेज कंपोजिशन तो कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वो आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, मेन है हमारा इम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो, इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? इम्पेरिकल फॉर्मूला किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके एटम्स का एक सिंपल होल नंबर का रेशियो हमें देता है। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के जो डिफरेंट उसके अंदर एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनके जो एटम होते हैं उनका सिंपल होल नंबर का रेशियो हमें देता है। तो उसको तो हम बोलेंगे इम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे कि वो फॉर्मूला जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है उनके जो एटम्स हैं उनका एक्चुअल नंबर हमें दे, तो उस फॉर्मूले को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इम्पेरिकल फॉर्मूला में डिफरेंस। तो मान लो हमारे पास कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो उसका इम्पेरिकल फॉर्मूला तो हो जाएगा H और O। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा H2O2। ठीक है, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला तो क्या दे रहा है? जो इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो उसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2 ही होता है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में जब हम बात करते हैं ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो दो होते हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो जो उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को उसके उस कंपाउंड के एलिमेंट्स के जो एटम है उनका एक्चुअल नंबर जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है वो तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके जो एटम्स हैं उन एलिमेंट्स के उनका जितना सिंपल से सिंपल होल नंबर रेशियो बन सकता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। जैसे ग्लूकोज का हो गया, तो ग्लूकोज का CH2O, ये तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ऐसे ही बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। ठीक है, तो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना और एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना। तो वो हम कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। तो देखो, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.7% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 7.65% क्लोरीन। ठीक है, कोई एक कंपाउंड है, कोई एक यौगिक है, उसके अंदर 3 टाइप के तत्व है, 3 टाइप के एलिमेंट है। क्या क्या? हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन। 3 टाइप के एलिमेंट हो गए, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। ठीक है, उन कितने कितने हैं वो परसेंट? तो हाइड्रोजन 4.07% है उस कंपाउंड के अंदर, कार्बन 24.27% है और क्लोरीन 7.65% है। ठीक है, आगे क्या है कि इट्स मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है कंपाउंड का कितना, 98.96। तो हमें व्हाट आर इट्स इम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हमें उसका इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी चीजें जो गिवन है वो भी लिखेंगे और जिन चीजों की हमें जरूरत है इम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए वो लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है एलिमेंट्स, कि उस कंपाउंड, जिस भी कंपाउंड की बात हो रही है जिसका हमें इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, उस कंपाउंड के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो उसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। ठीक है, तो कार्बन है हमारे पास, और कार्बन के लिए C लिख दिया, और इसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है कार्बन की? 24.27% है। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजन कितना है? 4.07%। तो इसकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो लिख दिया हाइड्रोजन की। तीसरा है हमारे पास क्लोरीन, तो क्लोरीन की
परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है 24.27%। ठीक है, तो हमारे पास उस कंपाउंड के अंदर 3 एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और उनकी परसेंटेज कंपोजिशन हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास कितना कितना है इनका, इन एलिमेंट्स का, वो हमें लिखना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और क्लोरीन का एटॉमिक मास हम 35 लिख लेते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास होता है 35.5। ओके, तो वो लिख लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए मोल्स ऑफ एटम्स। जिस भी कंपाउंड की बात हो रही है ना, उसके हमें मोल्स निकालने हैं। ठीक है, मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो इस केस में देखो जो गिवन कंपोजिशन है, मतलब जो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है वो, तो उसका गिवन मास हो जाएगा, और एटॉमिक मास जो हमें पता है, हमने जो लिखा है वो। ठीक है, तो मोल्स ऑफ एटम क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन में एटॉमिक मास। तो परसेंटेज कंपोजिशन है 24.27, एटॉमिक मास है 12। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.02 के समथिंग। ठीक है, दूसरा मोल्स ऑफ एटम हाइड्रोजन के निकालेंगे तो इसकी गिवन कंपोजिशन है 4.07 और इसका एटॉमिक मास, तो इसका कितना आ जाएगा 4.07 ही। ठीक है, थर्ड की नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास तो हो जाएगा 24.27 और एटॉमिक मास 35.5। तो इसका भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.02 के समथिंग। ठीक है, तो ये हमने मोल्स ऑफ एटम निकाल लिए कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के। ठीक है, अब हमें निकालना है मोल रेशियो या फिर एटॉमिक रेशियो। ठीक है, तो मोल रेशियो और एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो जो हमारे मोल्स ऑफ एटम आए हैं ना, उनमें से सबसे छोटा डिजिट जिसका आंसर आएगा, उस डिजिट से इन सारे मोल्स ऑफ एटम को डिवाइड करना है। ठीक है, इनमें से सबसे छोटा जो होगा उससे इन तीनों को डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा देखो 2.02 और 2.02 सेम ही है, तो सबसे छोटा 2.02 ही है। तो क्या करेंगे, इस 2.02 को 2.02 से डिवाइड कर देंगे, तीनों को 2.02 से डिवाइड कर दो, तीनों के जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इनको सबसे छोटी डिजिट से, इन तीनों को जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं इनको इन तीनों में से ही जो सबसे छोटी डिजिट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मोल रेशियो या फिर एटॉमिक रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा मोल रेशियो या फिर इसको एटॉमिक रेशियो भी बोलते हैं, ये जो आया है ना, ये हमारा, इससे हम बनाएंगे हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। कंपाउंड का क्या बनाएंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या थे, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और उनका रेशियो हमारे पास आ गया है मोल रेशियो 1, 2 और 1। तो जितना मोल रेशियो आया है ना, वो उसके सफिक्स में ऐड कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास C1, H का कितना आया 2, तो H2 और क्लोरीन का कितना आया 1। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये हमारा बन गया CH2Cl। ये इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया इस कंपाउंड का, जो क्वेश्चन में हमें बोला था जो कंपाउंड था, वो कंपाउंड क्या था CH2Cl, ये उसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी कंपाउंड का जिसके एलिमेंट्स की कंपोजिशन हमें दे रखी होगी, हम उसका इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो दूसरा स्टेप में दूसरी चीज क्या निकालनी है हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N निकालना होता है हमें। N क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, ये जो आया है ना आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, ये CH2Cl, इसके साथ ये N की वैल्यू रखनी होती है हमें। ठीक है, तो ये N कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो जो ये N की वैल्यू जो यहाँ से आएगी उसको यहाँ रख देंगे, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन था, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 98.96, तो मॉलिक्यूलर मास हमने लिख दिया 98.96। इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला आया है ना, इन सारे एलिमेंट्स का मास हमें जोड़ना है। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ना, सेम वैसे ही निकालना है। बस इसका नाम इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्यों है, क्योंकि ये जो है ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो इसका मास है तो इसलिए इसको बोल दिया इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, वैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का निकालते हैं तो हम उसको बोल देते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं
वैसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ठीक है। प्लस में हाइड्रोजन का कितना होता है 2, 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1। प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है। तो यह आ जाएगा 12 + 2 + 35.5। इनको प्लस कर लेंगे सारों को तो कितना आ जाएगा 12 × 2 = 14, 9 4 49.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो हमें एन निकालना है। एन क्या होगा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या है 98.96 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 49.5, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 2 के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एन क्या आ गया हमारा 2, तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से बनाएंगे। हम रखेंगे CH2Cl और n जो आया है उसको यहाँ रखेंगे। n क्या आया है 2, तो ये जो बाहर लिखा है ना ब्रैकेट का, इसका मतलब है ये जो सारे एलिमेंट्स इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो। C2 हो जाएगा 1 है ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। H2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और Cl 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो हमारा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा C2H4Cl2, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमें क्वेश्चन में डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगी, तो हमें उसके लिए एक टेबल बनाएंगे, एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, उनकी परसेंटेज कंपोजिशन, उनका एटॉमिक मास, मोल्स निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक मास रख के सबके मोल्स निकाल लेंगे। फिर मोल्स में जो सबसे छोटी डिजिट होगी उसको सारे मोल से डिवाइड कर देंगे तो वो मोल रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो जो मोल रेशियो आएगा उससे हम बना लेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। फिर निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए n निकालना है, जो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना इसको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो n हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा क्वेश्चन में। कई बार मॉलिक्यूलर मास ना दे करके वेपर डेंसिटी दे देते हैं, ठीक है। क्या दे देते हैं वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी अगर दे दे मॉलिक्यूलर मास ना दे तो कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास जो है वो हो जाएगा वेपर डेंसिटी × 2, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना अगर मॉलिक्यूलर मास ना दे रखा हो तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास रख देंगे और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो ये बना है इसका जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे इससे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, नीचे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास रखेंगे और n निकाल लेंगे। तो ये n जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आया था उसके मल्टीप्लाई में रख देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना क्वेश्चन को, और बुक्स में और भी क्वेश्चंस हैं, पहले इसको समझना। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में और देख लेंगे।